तो 26 में अपने क्या पढ़े, अगर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो वो सीजीएसटी में भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन उसको मिल गया है, ठीक है ना, यही बात तो है। अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो यहां पर भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। वहां क्या एसजीएसटी यूटीजीएसटी और यहां का मतलब है सीजीएसटी, ठीक है, खत्म। उसके बाद अपने चले जाते हैं सीटीपी और एनआरटीपी के लिए स्पेशल प्रोविजंस का जो बात किया हुआ है। सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि जितना टाइम तुम मांग रहे हो और 90 डेज विच एवर अर्लियर, उतना के लिए आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का जो 90 दिन है वो फर्दर 90 दिन से एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके है। एक बार जब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन लोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी देना पड़ेगा। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी में आप इस तरह से रीड करें कि वो नेट जीएसटी लायबिलिटी का बात कर रहा है, आईटीसी सेट ऑफ करने का बाद बात कर रहा है, ठीक है। जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करोगे फर्दर 90 डेज का, तब क्या होगा, तब भी तो आपको एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी टैक्स का पेमेंट करोगे वो कहां पे रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपने कहां पे आते हैं, वही नेट ऑफ जीएसटी या ग्रॉस ऑफ जीएसटी। तो बोलता है नेट ऑफ जीएसटी को अपने ले लेंगे पिक्चर में। पेज नंबर अगर देखना है तो चलो आ जाओ, पेज नंबर हिसाब से कर लेते हैं। 13 नंबर का जो सर्कुलर वाला हिस्सा है उसका पहला बॉक्स में क्या लिखा है कि नेट ऑफ जीएसटी मतलब नेट ऑफ आईटीसी होगा ना, जो आप ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी या जीएसटी लायबिलिटी का बात कर रहे हैं पेमेंट करने का, तो हाँ वो आईटीसी माइनस करने के बाद ही होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कोई ट्रेड फेयर कोई एग्जीबिशन 180 दिन से ज्यादा है तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पे नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह रजिस्ट्रेशन ले लेना। बट ये रजिस्ट्रेशन प्रोक्योर करने में तो एक बहुत बड़ा समस्या आएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ बिजनेस आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो वहां के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जीबिशन या फिर ट्रेड फेयर का अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा that you have been allotted a specific place जहां से आप अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हो। एक और बात बताओ कि नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह अगर कोई रजिस्टर हो गया है तो उसको क्या एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा क्या, नो, बात खत्म। उसके बाद और एक बात लिखा है कि 180 दिन बाद हम रजिस्ट्रेशन का क्या अचार डालेंगे, नहीं अचार मत डालो, आप सरेंडर कर दो रजिस्ट्रेशन की, बात खत्म हो गया, मेरे को रजिस्ट्रेशन और दरकार नहीं है, यहां पे खत्म। फिर अपने प्रोसेस में आ गए हैं कि एनआरटीपी और सीटीपी किस तरह से प्रोसेस करेगा। तो सीटीपी का प्रोसेसिंग तो सेम ही है, फॉर्म नंबर जीएसटी REG 01 यूज करेगा वो, ठीक है। लेकिन एनआरटीपी क्या चीज का फॉर्म यूज करेगा, वो यूज करेगा 09, फॉर्म नंबर जीएसटी REG 09 यूज करेगा। उसके साथ वो वैलिड पासपोर्ट देगा, ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड, ठीक है ना। अपने यहां पर OSV भी समझे थे, ओके है। उसके बाद ये दोनों काम होने के बाद फॉर्म 9 और फॉर्म 1 जमा होने के बाद क्या मिलेगा आपको, फॉर्म 6, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। बेसिकली अपने को टाइम लाइन पता है, 90 + 90 = 180 डेज, ओके, दैट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट जो कि सीटीपी या एनआरटीपी के लिए अवेलेबल है। उसके बाद बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान या फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर कोई भी तरह का चेंजेस है तो एसएससी को इन्फॉर्म करना चाहिए, किसको, जीएसटी वालों को, ठीक है ना। जीएसटी वाला एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है कि हां ये चीज ओके है, ये चीज नहीं ओके है, ठीक है ना। कुछ चीजों के लिए पीओ का इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है और कुछ चीजों के लिए पीओ का रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। जिस चीज के लिए रिक्वायर्ड है उसको अपने को याद रखना जरूरी है, जैसे कि लीगल नेम ऑफ द एंटिटी। उसके बाद आता है पीपीओबी और एपीओबी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर कोई चेंज किया है तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको पकड़ने का आइडेंटिफिकेशन। तो अगर मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई भी और तरह का जो रिप्रेजेंटेटिव आदमी है फर्म की तरफ से जीएसटी वालों के लिए, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और पीओ अप्रूव करेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। क्या चीज बढ़ पाएगा, अमेंडमेंट आगे बढ़ पाएगा। इन सबको क्या बोलते हैं, कोर फील्ड का अमेंडमेंट। इन तीनों चीज के अमेंडमेंट करने के लिए क्या बोलते हैं, कोर फील्ड में अमेंडमेंट किए हैं। बाकी सारा चीज में चेंज करने को क्या बोलते हैं, नॉन कोर फील्ड में अमेंडमेंट किए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है HSN कोड ऐड करना कि आप ये तरह का बिजनेस भी करोगे, ठीक है। रिटर्न फाइल करते समय सारा डिटेल्स आपको देना पड़ता है ना, तो उसमें HSN तो मेंशन करना नेसेसरी है ना कि आपने इस चीज का सप्लाई किया। आप ये बताओगे तो वो लोग टैक्स रेट डिटरमाइन कर पाएगा ना, ठीक है ना।
उसके बाद आया कि अगर हम कुछ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे तो सामने वाले को भी बोलने का मौका देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर यहां पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट है, सॉरी वहां पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट है, मतलब एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में रिजेक्ट है तो यहां पर भी रिजेक्ट है, वहां पर एक्सेप्ट है तो यहां पर भी एक्सेप्ट है। ये सब तो सिंपल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आ जाता है कुछ फॉर्म नंबर का बात। एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट जो होगा वो किस फॉर्म में किया जाएगा? 14 नंबर फॉर्म में किया जाएगा। 14 नंबर फॉर्म में अगर उन 3 चीजों का आप अमेंडमेंट करना चाहते हो, जैसे कि लीगल नेम ऑफ द एंटिटी, एपीओबी या फिर पीपीओबी या फिर मैनेजिंग पार्टनर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप के लोग का, तो आपको पीओ का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप एप्लीकेशन दिए, उसके लिए आई थिंक 15 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। 15 दिन के अंदर सामने वाला आपको जवाब दे देगा और जो अमेंडमेंट होना था वो उस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा जितना आपने मेंशन किया था फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 1 और 3 में जो चेंजेस है वो थ्रू आउट एवरीबडी पे अप्लाई करेगा, हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस इक्वली, ठीक है। 2 नंबर खाली अप्लाई नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स वो कर भी नहीं सकता, बिकॉज वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में बात किया है, जो हर रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग ही होगा ना, वो सब रजिस्ट्रेशन पे तो अप्लाई नहीं कराया जा सकता है। इन चेंजेस को छोड़ के और कोई भी तरह का चेंजेस अगर आप फॉर्म 14 के जरिए प्रोवाइड करते हो तो वो इमीडिएटली स्टैंड करेगा कि भाई हां ये अमेंड हो गया है, खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन अगर चेंज हो जा रहा है तो क्या वो अमेंडमेंट होगा क्या, या फिर वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा? वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद अपने देखते हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने का सुविधा भी दिया है। उसके लिए उसके लिए ये लोग क्या बोल रहा है कि आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद अपने क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी चेंज अपने ये नहीं बोल सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हुआ है, आप जब से बता रहे हो उतना सही है और वो बहुत पीछे से नहीं हो सकता, नहीं तो 15 दिन का वैलिडिटी का कुछ मकसद ही नहीं रहा ना। कमिश्नर अगर चाहे तो वो प्रीवियस या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंजेस को ला सकता है। उसके बाद क्या है कि पीओ को लगा कि सामने वाला से क्लैरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए मांग सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, एससीएन इशू करके। उस एससीएन का नंबर है 03, ठीक है ना। उसके बाद सामने वाला 7 वर्किंग डेज में रिप्लाई करेगा, ठीक है ना। क्या चीज में रिप्लाई करेगा? फॉर्म 4 में रिप्लाई करेगा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, एक्सेप्ट हो गया तो फॉर्म 15 इशू किया जाएगा, और नहीं एक्सेप्ट होता है तो क्या होगा? फॉर्म नंबर 5 इशू करेगा, बात खत्म हो जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं है। अब आपने 14 जमा दे दिया और सामने वाले ने, पीओ ने कोई जवाब नहीं दिया 15 दिन के अंदर, तो अमेंडमेंट माना जाएगा, अप्रूव हो गया है। आपने फॉर्म नंबर 4 में रिप्लाई कर दिया, उसका क्वेश्चन जो 3 में रेस किया था और उसने 7 वर्किंग डेज में जवाब नहीं दिया, माना जाएगा कि आपने जवाब दे दिया और अप्रूव हो गया है वो, ठीक है ना, खत्म। इंपॉर्टेंट सेक्शन पर मूव कर जाते हैं, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि आज अगर आपने अप्लाई किया है कैंसिलेशन का तो आज से ही आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है टिल द कंप्लीशन और कंक्लूजन ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना। उस टाइम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने के लिए 2 मेजर क्राइटेरिया का सेट है। सबसे पहला तो क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज या फिर एंटिटी चेंज। सबसे पहले तो बोल रहा है कि डिसकंटिन्यू ही हो गया है बिजनेस ही बंद हो गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ट्रांसफर कर दिया गया बिजनेस। उसके बाद बोल रहा है एमलगमेटेड, डीमर्जर, अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, या फिर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप बिकम्स पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिकम्स एलएलपी, एलएलपी बिकम्स कंपनी, या फिर रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कोई आदमी अब लाइबल नहीं रहा है 22 और 24 के हिसाब से, तो वो चाहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन हट जाए, या फिर किसी ने वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन लिया था और अब वो ऑप्ट आउट करना चाहता है तो उसको कैंसिलेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये काम दोनों जन कर सकता है, एप्लीकेशन खुद अप्लाई करके भी कर सकता है और पीओ अपने इच्छा के अनुसार भी कर सकता है, ओके। अब उसके बाद सेकेंड सेट ऑफ क्राइटेरिया में आ सकते हैं जहां की आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। उसमें पहला चीज बोल रहा है कि आपने एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन किया है। दूसरा बोल रहा है कि भाई सामने वाले ने, टैक्स पेयर ने रिटर्न ही नहीं जमा किया है, आइदर 6 महीना, 6 महीने का मतलब है 2 क्वार्टर या फिर 6 महीना, ठीक है ना, उस हिसाब से पढ़ेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेके 6 महीने तक बिजनेस नहीं किया,
तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लायक है। या फिर आपने मिस स्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट मीन्स से रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिलेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो सकता है, ठीक है ना। कैंसिलेशन अगर किया जाएगा, मतलब अगर पीओ इशू कर रहा है एससीएन फॉर कैंसिलेशन, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है ना। जब पीओ एससीएन इशू करेगा तो सामने वाले को बोलने का मौका देगा, वो चीज अपने को पता है। उसके बाद क्या लिखा है, आपका टैक्स पेइंग एबिलिटी इंपेयर नहीं होता है कैंसिलेशन की वजह से। एक एग्जाम्पल भी देख के आ गए हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो यहां पर भी हो जाएगा, ठीक है। वहां पर सस्पेंशन हो रहा है तो यहां पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, जिस दिन भी ये काम हो रहा है, आप अप्लाई कर रहे हो, सामने वाला एससीएन इशू कर रहा है, उसके पहले वाले दिन जितना भी आपके पास स्टॉक था, रॉ मटेरियल स्टॉक जो WIP के अंदर है या फिर FG के अंदर है, ठीक है, एडिशनली क्या बोल रहा है, कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी, इस पे जो भी ITC है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। या तो फिर अगर आप बेच रहे हो तो जो टैक्स मिल रहा है उन दोनों का कंपैरिजन होगा और जो हायर होगा वो GST वालों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अपने ये समझे थे ना कि कोई भी एक एसेट जो है उसका लाइफ कितना होता है, 5 साल। क्या ये स्टॉक इन ट्रेड के लिए भी है क्या? नो, दिस इज फॉर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का लाइफ 5 साल हो सकता है। किस हिसाब से? 5% पर क्वार्टर या फिर पार्ट देयर ऑफ 5% अगर पर क्वार्टर है तो 100% के लिए कितना क्वार्टर होगा? 20 क्वार्टर होगा। 20 क्वार्टर का मतलब 5 साल, मतलब 100% 5 साल में डेप्रिशिएट या यूटिलाइज हो जाना चाहिए। फिर अपने आ जाते हैं रूल नंबर 21 में, जहां पे 8 तरह का बात लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कब कब कैंसिल किया जा सकता है। सबसे पहले कि आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस कंडक्ट ही नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई जगह से बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, फेक इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हैं, आपने बैंक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया है एज पर रूल 10A, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है ITC सेक्शन 16 के कॉन्ट्रावेंशन में आपने ITC को अवेल किया है, यूटिलाइज किया है। उसके बाद बोल रहा है कि GSTR 1 में जो आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा आपने बताया है और GSTR 3B में जो आपने आउटवर्ड सप्लाई कम बताया है, उसकी वजह से टैक्स इवेजन हुआ है, उसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है 86B जो कि ई क्रेडिट लेजर का यूटिलाइजेशन के बारे में बात किया, अगर उसमें आपने कुछ झोल झपाटा किया है तो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। 6 महीने तक रिटर्न नहीं जमा करने से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। कैंसिलेशन का पर्पस, कैंसिलेशन का एप्लीकेशन कैसे होगा? फॉर्म नंबर 16 में अप्लाई करना पड़ेगा कैंसिलेशन के लिए विथ फ्यू रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन। किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन देंगे भाई? रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, WIP, FG, कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, सबका डिटेल देना पड़ेगा प्रीसीडिंग डे। मतलब आज अगर कैंसिलेशन का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यस्टरडे का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा सामने वाला को, ताकि ITC रिवर्स करके वो डेटा निकाल पाए कि कितना पेमेंट करना है आपको। प्लस कुछ और रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो भी जमा देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा जमा? PO को देना पड़ेगा। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है रूल 21A। इसमें 3 सिनेरियो बन सकता है। हम सामने से चला के अपना कैंसिलेशन का एप्लीकेशन दिए, हम कौन है? एप्लीकेंट है, सामने वाला PO है, ठीक है। फिर सामने वाला आप पे एक SCN इशू करता है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद GST पोर्टल को भी ये मौका दे दिया कि वो भी SCN इशू कर सकता है कैंसिलेशन के लिए, ठीक है। तो सेकंड केस में फॉर्म नंबर 17 इशू किया जा रहा है, थर्ड केस में फॉर्म नंबर 31 इशू किया जा रहा है। इसका डिटेल अपने को आगे मिलेगा। 31 का इंफॉर्मेशन यहां पर भी मिला है। इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन क्या है? फॉर द नॉर्मल केस जहां पे एप्लीकेशन टैक्स पेयर जमा दे रहा है वहां पर रिफंड लेने का अपॉर्चुनिटी सामने वाले के पास रहता है, लेकिन बाकी दोनों केस में रिफंड लेने का अपॉर्चुनिटी सामने वाले के पास नहीं रहता। ओके है। शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई का मतलब टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद बोल रहा है कि 22 का जब तक प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सस्पेंशन रिवोक नहीं होता है। सस्पेंशन तब रिवोक लेकिन हो जाएगा जब आपने रिटर्न फाइल कर दिए सारा जो पेंडिंग था, अगर उसकी वजह से आपका कैंसिलेशन हुआ है तो। उसके बाद आ जाते हैं 22 पे। 22 में 2 तरह का सिनेरियो के बारे में बात किया है कि एक तो है कि हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे तो क्या होगा और मान लेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। या तो हमको कैंसिल करना है या तो हम मान लेंगे कि हाँ जो सामने वाला जवाब दिया ओके है, ठीक है ना। तीसरा और एक चीज बन सकता है ना कि एप्लीकेशन जहां पे दिया है कि
एप्लीकेशन जहां पे दिया गया कैंसिलेशन का, वहां तो कैंसिल ही होगा, वहां तो बातचीत थोड़ी ना होगा, वहां तो कैंसिल हो जाएगा। तो जहां पे एप्लीकेशन नहीं वहां पे कैंसिल करना। जहां पे जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला, किस चीज का, 17 नंबर और 31 नंबर का, 17 नंबर पे पीओ इशू कर रहा है एससीएन, 31 नंबर में जीएसटी पोर्टल इशू कर रहा है एससीएन कि आप जवाब दीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल करना चाहिए। तो वहां पर अगर जवाब सेटिस्फैक्टरी लगता है तो कैंसिल नहीं होगा, जवाब नहीं सेटिस्फैक्टरी लगता तो कैंसिल होगा। अगर कैंसिल होगा तो एक इंफॉर्मेशन तो जाना चाहिए ना सामने वाले के पास। फॉर्म नंबर 19 में उसमें डिटेल्स रहेगा कि कितना पेमेंट करना है, कितना पेमेंट नहीं करना है। 29 का 5 में जो बात बोला है उसके हिसाब से भी तो इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। वो बात क्या है, रॉ मटेरियल, WIP, FG का इंफॉर्मेशन देना, प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल गुड्स का इंफॉर्मेशन देना, जो ITC रिवर्स किया जाएगा उसका इंफॉर्मेशन देना, ठीक है ना। अगर जवाब सेटिस्फैक्टरी लगा 17 और 31 का, तो क्या करेंगे, कैंसिलेशन जो है उसको हटा दिया जाएगा, सस्पेंशन को उड़ा दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करेगा नॉर्मल तरह से, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है अपना रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। सबसे पहले प्राइमरली 30 दिन के लिए बोला गया है कि 30 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं। उसके बाद फर्दर 30 दिन के लिए AC या JC एक्सटेंड कर सकता है, और लास्ट में कमिश्नर और 30 दिन के लिए एक्सटेंड कर सकता है, विच गिव्स अ टोटल टाइम ऑफ 90 डेज फॉर एक्सटेंशन, ठीक है ना, जहां पे आप एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जमा कर सकते हो। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई एप्लीकेशन जो आपने जमा किया वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट में क्या बोल रहा है, अगर SGST UTGST में कैंसिलेशन है या ऐसा काम हो रहा है तो यहां पर भी हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए फॉर्म नंबर 21 जमा करना पड़ेगा। अगर पीओ को अप्रूव है, पीओ को सेटिस्फैक्टरी लग रहा है, तो फॉर्म नंबर 22 इशू करके वो रजिस्ट्रेशन को वापस से जिंदा कर देगा, ठीक है ना। अगर उसको लग रहा है कि नहीं, उसको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, 23 नंबर फॉर्म इशू करेगा। सामने वाले को 24 में जवाब देना है, 24 का जवाब अगर पीओ को ओके लगा तो वो क्या करेगा, फॉर्म नंबर 22 दे देगा, और नहीं लगा तो क्या करेगा, फॉर्म नंबर 5 दे देगा, खत्म। एक इंपॉर्टेंट सा चीज आ जाता है, अब क्या आ जाता है कि भाई अगर कैंसिलेशन जो हुआ है वो रिटर्न नहीं जमा करने की वजह से हुआ है, तो वहां पर 2 तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल किया गया है, या तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से या फिर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो जो प्रीवियस पीरियड जिसके लिए आपने रिटर्न नहीं जमा किया है उसको जमा करिए और फिर एप्लीकेशन जमा करिए पीओ के पास, ठीक है ना। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो पोर्टल गेट्स लॉक्ड और आप जो प्रीवियस बचा हुआ रिटर्न है ना उसको जमा नहीं कर सकते हैं, आपको सारा रिटर्न जमा एक साथ ही करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में डाउट में आ जाता है कि 2 सेट ऑफ बल्क रिटर्न्स कैसे जमा हो सकता है, ऐसे जमा हो सकता है कि अगर मेरा कैंसिलेशन 1 अक्टूबर से हुआ है और मैंने 1 जनवरी से रिटर्न नहीं जमा किया, तो 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर में जितना भी रिटर्न जमा करने का लायबिलिटी आता था, मतलब अगस्त तक का रिटर्न जमा करने का लायबिलिटी आता था, पहले हम वो जमा करेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फॉर एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा तो क्या होगा, हम कैंसिलेशन हटाने के लिए जो एप्लीकेशन देंगे ना उसके साथ रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि पोर्टल लॉक हो जाता है, ठीक है। ये अंतिम डिस्कशन था रिवीजन का पॉइंट्स में। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज नोट कि उसको बहुत अच्छा से पढ़ना है।